नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर इसका थीम जो है यहाँ पर दिया गया है, बायोलॉजी क्लास 11th नीट चैप्टर 20 गमन एवं संचलन का वॉल्यूम 2 है। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ये लेक्चर देखना होगा और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप हमारे सारे के सारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला हमें जो देखना है कि संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना कैसी होती है, संकुचनशील प्रोटीन क्या होते हैं, उस बारे में हमें सबसे पहले यहाँ जानकारी देनी है। तो प्रत्येक एक्टिन पहले तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप से कुंडलित दो एफ जो तंतु में एक्टिनों का बना होता है। ये दो जो होते हैं तंतुमय होते हैं। इनसे क्या होता है, वह बना होता है एक दूसरे प्रोटीन जैसे ट्रैपोमायोसिन के दो तंतु एफ एक्टिन के निकट दूरी लंबाई पर पाए जाते हैं। ये एफ एक्टिन होता है, वहाँ पर ये उसकी निकट दूरी पर यह जो है पाए जाते हैं। इस को हमको सिर्फ पढ़ के रखना है, ये कोई पेपर में आता नहीं है, इसको देखना है सिर्फ। प्रत्येक मायोसिन जो मोटे तंतु भी एक बहुलक प्रोटीन होते हैं। जो मायोसिन के जो मोटे तंतु होते हैं वह एक बहुलक प्रोटीन होते हैं। वह क्या होते हैं, वह एक बहुलक प्रोटीन होते हैं। वह एक बहुलक प्रोटीन होते हैं। कई एक लकी प्रोटीन जिसे मायोसिन कहते हैं एक मोटा तंतु में बनाती हैं। जैसे प्रत्येक मोरोमायोसिन के महत्वपूर्ण भाग जैसे एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर तथा एक पूंछ सिर को बारी मोरोमायोसिन्स और पूंछ की हल्का मोरोमायोसिन्स, ये सब हमको देखना नहीं है। वैसे इसमें ये नहीं देखना है हमको। पेश संकोचन की क्रिया विधि आप इसको भी देख के रखें तो अच्छा होगा। चलिए हम देख लेते हैं इसको, पेशी संकुचन की क्रिया विधि को भी ना। चलिए देख के रखना है सिर्फ इनको। तो अब हमको देखना है पेशी संकुचन की जो क्रिया विधि है वह क्या है। पेशीय संकुचन की क्रिया विधि को देखेंगे हम सबसे पहले। तो इसमें आएगा पेशीय संकुचन की क्रिया विधि की जो सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जिसका अनुसार पेशीय रेशों का संकोचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर होता है। मतलब जो पतले तंतु होते हैं उनका जो निर्माण होता है वो मोटे तंतुओं के ऊपर होता है। पतले तंतुओं का निर्माण कहाँ होता है, पतले तंतुओं का निर्माण मोटे तंतुओं के ऊपर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार पतले तंतुओं का निर्माण जो होता है वो मोटे तंतुओं के ऊपर होता है। ये सिद्धांत कहता है कौन सा, पेशी संकुचन की क्रिया विधि का। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो प्रेरक तंत्रिका तंत्र एक संकेत पेशी प्रेषण के जो संकुचन या आरंभन है। एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इसके पेशीय रेशों एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। प्रेरक तंत्रिका में पेशी रेशा सार्को जो लेमा की संधि को तंत्रिका पेशी में प्रेरक अंत में पट्टिका कहते हैं। ये संगम होता है। ठीक है, अब इसमें हमें जो देखना है वो ये हैगा कि प्रेरक जो अंतम पट्टिका कहते हैं। ठीक है, इस संगम का एक तंत्रिकीय संकेत पहुंचाने में एक जो है वो तंत्रिका संचारी यानी एसिटिल कोलिन मुक्त होता है, जो सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव उत्पन्न करता है। जो सार्कोलेमा होता है उसमें एक क्रिया विभव को क्या करता है, वह उत्पन्न कर देता है एक क्रिया विभव को। अब ये क्रिया विभव को क्या करता है, ये उत्पन्न करता है क्रिया विभव को।
तो क्या होता है जैसे सार्कोप्लाज्म कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। अब कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि एक तंतु यानी ट्रोपोनिन जो होता है उसमें उप इकाइयाँ कैल्शियम बनाकर एक्टिन से बंधे उससे क्या होते हैं बंध बना लेती हैं, उससे बंध जाती हैं किससे एक्टिन से। ठीक है, वह एक्टिन से बन जाती हैं और जो एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जाओं का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष सेक्शन के खुले सक्रिय स्थानों पर क्रॉस सेतु के लिए वैध हो जाते हैं। इस बंध को जुड़े एक्टिन तंतुएं इवेंट के केंद्र तरफ और जो एक्टिनों से जुड़ी ए रेखाओं के रेखा भी अंदर की तरफ खिंच जाती हैं, जैसे हम क्या कहते हैं सार्कोस्मियर कहते हैं। ठीक है, ये है वो चित्र, इसके बारे में वर्णन कर रहे थे, छोटा सा होता है। अब इसमें क्या अर्थात संकुचन हो जाता है। ऊपर के चरणों में स्पष्ट है कि पेशियों के छोटा होते समय अर्थात संकुचन के समय जो टी बैंडों की लंबाई कम हो जाती है। जब पेशियां संकुचित होती हैं, जब पेशियों का संकुचन होता है, तब उसमें जो टी बैंड है उस टी बैंड की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पेशियों के संकुचन के समय टी बैंड की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी लंबाई कम हो जाती है, टी बैंड की लंबाई कम हो जाती है। पेशी के संकुचन के समय टी बैंड की लंबाई कम हो जाती है, पेशी के संकुचन के समय। इस बात को आपको याद रखना है। मतलब जैसे ही पेशियों का संकुचन होगा तो जो टी बैंड है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। पेशी के संकुचन के समय टी बैंड की लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखना है कि जो जबकि ए बैंडों की लंबाई ज्यों की त्यों ही रहती है और जो ए बैंड होती हैं उनकी लंबाई पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है, उनकी लंबाई जैसी थी वैसी की वैसी ही रहती है। लेकिन टी बैंडों की लंबाई जो है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है और ए बैंडों की लंबाई वैसी की वैसी रहती है। अब एडीपी और जो P2 मुक्त मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है। एक नए एटीपी के बंधने ऐसे क्रॉस सेतु टूट जाते हैं, जैसे मायोसिन शीट्स एटीपी को अपघटित कर पेशियों के और संकोचन की क्रिया के लिए दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका जो संवेगियों में समाप्त हो जाने से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो कैल्शियम प्लस आयन के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक देते हैं। इसके फलस्वरूप जेड रेखा अपने मूल स्थान पर वापस हो जाती है, अर्थात शिथिलन हो जाता है और भिन्न पेशियों के रेशों की प्रक्रिया अवधि में अंतर हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। अब लैक्टिक अम्ल जमाव होने लगता है। अब क्या हो जाता है, जब ये क्रिया हो गई तो पेशियों में बार बार उत्तेजन होने पर उसमें ग्लाइकोजन के अवयव विखंडन से लैक्टिक अम्ल जो लैक्टिक अम्ल है उसका उसमें जमाव प्रारंभ हो जाता है। लैक्टिक अम्ल उसमें क्या होता है, जमने लगता है। कौन जमने लगता है, उसमें लैक्टिक अम्ल जो है वह जमने लगता है। और लैक्टिक अम्ल के जमने से जो क्या होता है, उसमें जो मायोसिन है या फिर मायोग्लोबिन उस सब का उसमें निर्माण हो। ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसमें लैक्टिक अम्ल जमने लगता है जिससे थकान या श्रांति हो जाती है। पेशियों में क्या हो जाती है, थकान या श्रांति हो जाती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि पेशियों में जो श्रांति होती है या पेशियों में थकान होती है वो किसके कारण होती है, तो वह लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण वह हो जाती है। ठीक है, इसमें से यही टॉपिक्स थे जो हमें याद करने लायक हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। तो कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन मात्रा ज्यादा हो जाती है जिससे कि लाल रंग दिखाई देने लगते हैं। ऐसी पेशियों में लाल पेशियां कहते हैं। ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती हैं जो एटीपी के निर्माण हेतु वंडरत ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकती हैं। इन पेशियों में वायुजीनी पेशियां भी कहते हैं। दूसरी तरफ से कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा जो है वो होती है, मायोग्लोबिन की पाई जाती है, जिससे वे हल्के रंग के अथवा श्वेत प्रतीत होती हैं। ये श्वेत पेशियां जो है माइटोकॉन्ड्रिया को अल्पसंख्यक होती हैं, लेकिन पेशी द्रव जालिका अधिक मात्रा में होती है, जिसे अवयवी विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि अवयवी जो विधि होती है उसके द्वारा उसमें क्या जाती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये चित्र है मनुष्य की करोटी से आरेख का। मनुष्य का जो करोटी आरेख है उसका ये डायग्राम दिया गया है। इसमें पैराइटल अस्थि ये होती है, कौन कौन सी अस्थि कहाँ पर होती हैं वो सब बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी अस्थियों को इसमें बताया गया है, इसका हम वर्णन आगे करने वाले हैं। आप इन सभी अस्थियों को देख लीजिए एक बार, कहाँ पर कौन सी पाई जाती है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्यू आकार की एकल हाइड्रोक्साइड मुख्य कर्णस्थियाँ ये होती हैं, वो नहीं करना हमें। यहाँ करना है हमारा जो कशेरुक दंड है, हमारा कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठभाग में जो है 26 इकाइयों का बना होता है। कितनी इकाइयाँ होती हैं भाई कशेरुक दंड में जो होती हैं, वो कितनी इकाइयाँ होती हैं? 26 इकाइयाँ होती हैं कशेरुक दंड में। ठीक है, कशेरुक दंड जो होता है उसमें कितनी इकाइयाँ होती हैं? उसमें होती हैं 26 इकाइयाँ। ठीक है, अब 26 इकाइयाँ होती हैं, कितनी होती हैं? 26 इकाइयाँ होती हैं। अब वो जिन्हें कशेरुक कहती हैं, यह कपाल के आधार से निकलता है और धड़ भाग का मुख्य ढांचा तैयार करता है। यही जो भाग होता है वो कपाल का ढांचा तैयार करता है, हमारा जो शरीर को बनाने का कार्य करता है, वो कशेरुक दंड ही होता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला या तंत्रिका नाल का होता है, जिसमें होकर मेरुरज्जु गुजरती है। प्रत्येक कशेरुक एटलस और यह अनुकपाल अस्थिकंदों के साथ संधि योजन करता है। कशेरुक दंड कपाल की ओर प्रारंभ करने पर ग्रीवा, हाँ अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ग्रीवा की अस्थियां कितनी होती हैं? ग्रीवा की अस्थियां कितनी होती हैं? तो ग्रीवा की जो अस्थियां होती हैं वह 7 होती हैं। ग्रीवा की अस्थियां कितनी होती हैं? संख्या में 7 होती हैं। इनको याद करते चलें, ग्रीवा की अस्थियां संख्या में 7 होंगी। बक्षीय संख्या में 12, कटी की अस्थियां संख्या में 5, त्रिक संक्रमी अस्थियां एक संयोजित होगी, वो भी एक होगी, और अनुत्रिक जो होती है एक होती है, वो भी संयोजित होती है। कशेरुकियों में विभाजित रहती हैं। ग्रीवा कशेरुकियों की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में, जो सभी स्तनधारी होती हैं उनमें 7 होती हैं। सभी स्तनधारियों में जो ग्रीवा की संख्या होती है वह 7 होती है। सभी स्तनधारियों में ग्रीवा की संख्या कितनी होगी? सभी स्तनधारियों में ग्रीवा की संख्या 7 होती है। ठीक है, इसको आप याद रखें। अब आता है पसलियों की संख्या जो है 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, यहाँ पर दिखाई जा रही हैं चित्र में। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, यानी कि 12 दूनी 24, 24 अस्थियां मनुष्य में पाई जाती हैं। जोड़ी मतलब डबल पेयर में रहती हैं। ठीक है, प्रत्येक पसलियां एक पतली चपटी अस्थियां होती हैं जो पृष्ठभाग को कशेरुक दंड और अधर भाग को उर्वस्थि के साथ जोड़ देती हैं, वह क्या होती हैं? पसलियां होती हैं। इसमें इस इतना ही देखना था। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 9वीं और 10वीं जोड़ी पसलियां उरो अस्थि के साथ सीधे संयोजित नहीं होती, बल्कि वह कचाप अस्थि, जो कचाप अस्थि होती है उसके साथ संयोजित होती हैं। और जो 11वीं व 12वीं जो अस्थियां होती हैं, जो 11वीं व 12वीं होती हैं वह होती हैं कौन सी? कूट अस्थियां। कौन सी अस्थियां होती हैं? कूट अस्थियां होती हैं। वो पसलियों से जुड़ी नहीं होती हैं। ये देखिए आपकी सुविधा के लिए क्या है, 11वीं व 12वीं जो अधर की जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें पलावी, हाँ सॉरी, जो 9वीं व 10वीं होती हैं वह कूटस्थियां होती हैं, इन्हें पलावी अस्थियां कहते हैं, जो कि कशेरुक व से मिलकर बनती हैं, संरचना बनाती हैं। अब आता है पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ जो है ऊष्मीय कंकाल बनाती हैं। प्रत्येक पाद में जो है 30 अस्थियां होती हैं। जो पाद होती हैं प्रत्येक पाद में कितनी होती हैं? 30 अस्थियां होती हैं प्रत्येक पाद में, 30 अस्थियां होती हैं। और अग्र पाद में भुजाओं में अस्थियां जो होती हैं, ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, अल्नाकार पस, कलाई की अस्थियां, जो कलाई की अस्थियां होती हैं वो संख्या में 8 होती हैं। हथेली की अस्थियां 5 होती हैं। और फैले जल जो अंगुलियों की अस्थियां होती हैं वो 14 होती हैं। और जो फीमर हैं यानी और अस्थियां, सबसे लंबी अस्थि जिसे टीबिया, फोबिला, टार्सल, टखानों की अस्थियां संख्या में 7 होती हैं। मेटा टार्सल संख्या में 5 होती हैं। और अंगुलियों की जो अस्थियां हैं फैलेजन पथ के आकार की एक छोटी सी प्ले से मिलकर बनी होती हैं संख्या में। ठीक है, इन सब जो देखना है अंश और श्रोणी मेखला जो हैगा वो अस्थियां अक्षीय कंकाल में क्रमशः पादों और समायोजित हो जाती हैं। ठीक है, वो अलग बात है, हमें देखना नहीं है। ठीक है, ओ माय गॉड,
हाँ, मैं दूसरी तथा साथ ही पसलियों के बीच एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि होती से इसके पुला या पस चपटी त्रिभुजाकार होती है। इन सभी को हमको ये देखना है। ये फीमर अस्थि दिया गया है इसमें एक्रोशोन। ये आज का हमारा ये था, वो इसको सिर्फ बताने के लिए था। अब जो कल वाला जो भी टॉपिक आने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था। आप इसको देखें या नहीं देखें। हाँ, कुछ इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं आज, वो इसमें से आते हैं, आने ही हैं, आते ही हैं। टखानों की हस्तियाँ कितनी होती हैं, लेकिन वो कल वाले लेक्चर में भी रहेंगे, आप वहाँ भी उसको देख सकते हैं। ठीक है। हम्म, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज का ये लेक्चर था, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये ऐसा ही था। इसमें हमने कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन इसमें से इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ये कल वाला जो लेक्चर आएगा उसको ज़रूर देखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कल का लेक्चर। तो कल तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलेंगे आप।